Hello students, welcome to our channel Discovery International School and my name is Deepak. Today we will be starting the topic refraction through a glass slab. Last topic में हमने डिस्कस किया था कि किस तरीके से लाइट रे जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है वो बेसिकली बेंड होती है, अपने पाथ को चेंज करती है और ये चेंज जो है वो कनेक्टेड होता है लाइट की स्पीड में चेंज के साथ। तो इसी तरीके से लाइट अगर एक ग्लास स्लैब के अंदर जाती है तो उस केस में भी लाइट एक्चुअली एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है और ऑब्वियसली हम एक्सपेक्ट करते हैं कि लाइट के पाथ में हमको कुछ चेंज ऑब्जर्व होगा और उस चेंज को हम डिस्कस करेंगे कि ये चेंज किन किन बातों के ऊपर डिपेंड करता है, स्लैब की थिकनेस पे कैसे डिपेंड करता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे कैसे डिपेंड करता है और इंसिडेंस एंगल पे ये किस तरीके से डिपेंड करता है। तो लेट्स सी कि रिफ्रैक्शन एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब की वजह से किस वे में होता है। सो स्टूडेंट्स, ये एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है जिसमें ये सपोज कीजिए कि आपके पास इंसिडेंस पॉइंट है जहां पर हम इंसिडेंट रे की डायरेक्शन को देखने के लिए एक नॉर्मल खींचते हैं। सो दैट इज अ नॉर्मल n1 जो कि इस पॉइंट पे है जिसे हमने पॉइंट x कहा है और ये हमारे पास इंसिडेंट रे है जो कि किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन से आ रही है और नॉर्मल के साथ आई एंगल बना रही है। ऑब्वियसली स्लैब के अपर पार्ट और स्लैब के लोअर पार्ट में एयर है, सो दिस इज एक्चुअली मीडियम 1 और यहां पर भी मीडियम 1 है, ये जो है वो मीडियम 2 है। सपोज कीजिए कि इस मीडियम फर्स्ट का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है दैट इज n1, इस मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 एंड अगेन द फर्स्ट मीडियम n1। ये फर्स्ट मीडियम जो है स्टूडेंट्स वो जनरली एयर भी हो सकती है या फिर आप इस ग्लास स्लैब को वाटर के अंदर भी डिप करके रख सकते हैं तो फिर ये फर्स्ट मीडियम जो हो जाएगा वो वाटर हो जाएगा। अगर आपने इस ग्लास स्लैब को ऑयल के अंदर डिप कर दिया तो ये फर्स्ट मीडियम जो है वो ऑयल हो जाएगा। सो लेट्स सी कि ये ग्लास स्लैब किस तरीके से रिफ्रैक्शन करता है, क्योंकि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में ये सीखा है कि अगर कोई भी रे किसी रेयर मीडियम से डेंस मीडियम में जा रही हो तो अभी हम ये कंसिडर करके चल रहे हैं कि ये जो अपर मीडियम है दैट इज अ रेयर मीडियम और जो ग्लास स्लैब है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपर वाले मीडियम के कंपैरिजन में ज़्यादा है। इसका मतलब ग्लास स्लैब जो है वो डेंसर मीडियम को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो अपर मीडियम है दैट इज अ रेयर मीडियम, दिस लोअर वन इज ऑल्सो रेयर एंड दिस इज द डेंस मीडियम। तो ऑब्वियसली अकॉर्डिंग टू अवर नोन रूल हम ये जानते हैं कि ये जो रे है ये नॉर्मल की ओर को बेंड होगी कुछ इस तरीके से r एंड सिमिलरली इस पॉइंट पे आपको दोबारा रिफ्रैक्शन देखने को मिलेगा। यहां पर हमने एक और नॉर्मल खींचा है n2 एंड ऑब्वियसली देयर विल बी अ रिफ्रैक्शन। लेकिन अब आप देख रहे होंगे कि ये एंगल क्योंकि r है तो अल्टरनेट एंगल के कंसेप्ट से दिस एंगल विल बी ऑल्सो r और अब ये रे जो कि पहले रेयर से डेंस मीडियम के अंदर एंटर करी है अब वो रे दोबारा से डेंस से रेयर मीडियम की ओर एग्जिट कर रही है। सो ऑब्वियसली अकॉर्डिंग टू द रिवर्सिबिलिटी रूल अगर रे डेंस से रेयर में जाते वक्त नॉर्मल से दूर बेंड करती है तो रेयर से डेंस में आते वक्त नॉर्मल की ओर को बेंड करती है। तो यहां पर भी बिल्कुल वही होगा, जो रे पहले रेयर से डेंस के अंदर जा रही थी वो रे नॉर्मल की ओर को बेंड करती है और जब ये रे बाहर एग्जिट करेगी तो ये नॉर्मल से थोड़ा दूर हट जाएगी। तो इस एंगल ई को हम कहते हैं स्टूडेंट्स इमरजेंस एंगल, इसको बोला जाता है इमरजेंस एंगल, यानी कि जो आपकी एग्जिटिंग रे या इमर्जिंग रे है वो नॉर्मल के साथ कितना एंगल बना रही है। तो हम ये देख सकते हैं कि इमर्जेंस एंगल जो कि एक एग्जिटिंग रे के लिए बनता है वो एक्चुअली जो कि हम अभी मैथमेटिकली प्रूव करेंगे वो एक्चुअली आई के ही बराबर होता है। सो अगर हम इंसिडेंट रे को धीरे धीरे आगे की ओर को बढ़ाएं इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में तो आप ये देखेंगे कि इंसिडेंट रे और ये जो रिफ्रैक्टेड रे है जो इमर्जेंट रे है ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल आते हैं। इट मीन्स दे आर एक्चुअली प्रोपोगेटिंग इन द सेम डायरेक्शन। ऐसा क्यों होता है पहले इसे समझना जरूरी है। जब हम रे को एयर से या किसी भी रेयर मीडियम से ग्लास के अंदर डालते हैं तो रे पहले नॉर्मल की ओर को बेंड होता है। जब रे ग्लास स्लैब से एग्जिट करता है उस टाइम में वो नॉर्मल से दूर हटता है। जितनी बेंडिंग उसकी नॉर्मल की ओर को हुई थी ग्लास स्लैब के अंदर जाते वक्त उतनी ही बेंडिंग उसकी बाहर की ओर को हो जाती है, क्योंकि एग्जैक्टली बिल्कुल अपोजिट फिनोमिना होगा। यहां रे रेयर से डेंस मीडियम में एंटर करी, यहां पर डेंस से रेयर मीडियम में जारी है।
तो इसका मतलब यहाँ पर जो भी रे में के पाथ में चेंज आया था, इनवर्ड्स आई थी रे, उतनी ही रे यहाँ आउटवर्ड चली जाती है। तो ये जो इंसिडेंट रे हमारे पास थी, इसको अगर हम डॉट 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 करके आगे बढ़ाते हैं, और ये जो रिफ्रैक्टेड रे है या फिर इमर्जेंट रे है, इन दोनों को अगर कंपेयर किया जाए तो ये दोनों की दोनों रेज एक्चुअली एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं। सो देयर इज ओनली अ परपेंडिकुलर गैप बिटवीन द रेज। इन दोनों रेज के बीच में केवल एक परपेंडिकुलर गैप है। तो आप ये देख सकते हैं, ये जो परपेंडिकुलर गैप आ रहा है दोनों रेज के बीच में, दैट इज द 90 डिग्री एंगल। इसको बोला जाता है स्टूडेंट्स लेटरल डिस्प्लेसमेंट। इसे बोला जाता है लेटरल डिस्प्लेसमेंट। सो लेटरल डिस्प्लेसमेंट बेसिकली एक ग्लास स्लैब की प्रॉपर्टी है, जिसमें जो इमर्जिंग रे है, यानी कि जो ग्लास स्लैब के अंदर जाके एग्जिट करती है फिर बाहर, वो रे इंसिडेंट रे के साथ पैरेलल होती है, और इन दोनों के बीच में जो परपेंडिकुलर गैप है, दिस गैप इज बेसिकली नोन एज दी लेटरल डिस्प्लेसमेंट। लेटरल डिस्प्लेसमेंट 3 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। पहला तो ये डिपेंड करता है इंसिडेंस एंगल के ऊपर। इंसिडेंस एंगल, आप ये देख सकते हैं कि अगर हम इंसिडेंस एंगल की वैल्यू को बढ़ाएं तो रिफ्रैक्शन एंगल भी उसी के कॉरस्पॉन्डिंग बढ़ जाएगा, और आपकी इंसिडेंट रे, ये जो इंसिडेंट रे है ये क्या होगी, इसके और आपकी जो इमर्जेंट रे है उनके बीच में जो परपेंडिकुलर गैप है दैट विल बिकम लार्ज। इसका मतलब अगर हम इंसिडेंस एंगल यानी कि आई को इंक्रीज करते हैं तो हमारा जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट है ये बढ़ता है। सेकंड और सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर है वो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सो आप ये देख सकते हैं कि स्लैब का जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो N2 है। स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा ये रे को बेंड करता है, यानी कि ये जो रे अभी इस डायरेक्शन में है स्टूडेंट्स, ये और ज्यादा झुकेगी। अगर ये रे और ज्यादा झुके तो इंसिडेंट रे, ये वाली रे और ये वाली रे के बीच में जो गैप है परपेंडिकुलर, ये और ज्यादा लार्ज हो जाता है। इससे हमें पता चलता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ाने पर क्या होगा, हमारे पास लेटरल डिस्प्लेसमेंट में और ज्यादा इंक्रीज आएगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n को बढ़ाने पर ये बढ़ता है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर है वो है थिकनेस ऑफ द स्लैब। थिकनेस ऑफ द स्लैब, तो थिकनेस ऑफ स्लैब को देखते हैं कि इससे क्या फर्क पड़ता है। सपोज कीजिए स्टूडेंट्स कि अभी स्लैब की जो थिकनेस थी वो T1 थी, मैं इस स्लैब की विड्थ को थोड़ा सा कम कर रहा हूं। देखिए ये स्लैब की विड्थ को मैंने इतना कर दिया, तो अब आप देख पाएंगे कि मैंने सेम इंसिडेंस एंगल पे लाइट रे डाली है और ये सेम रिफ्रैक्शन एंगल R पे निकलती है, और यहाँ पर सेम इमर्जेंस एंगल E पे ये एग्जिट कर जाती है। सो अगर हम इस इंसिडेंट रे को आगे बढ़ाएं तो अब आप देख पा रहे होंगे कि इन दोनों के बीच में जो ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट D है, अगर ये डिस्टेंस, अगर ये जो थिकनेस है स्लैब की वो T2 हो, तो आप ये देखेंगे कि ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट जो छोटा सा आया है ये इसके कंपैरिजन में छोटा है। इससे क्या पता चलता है कि अगर स्लैब की थिकनेस को हम श्रिंक कर दें, कम कर दें, तो उस पर्टिकुलर केस में जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट है वो क्या होने लगता है, कम होने लगता है। क्योंकि जितना कम स्लैब की थिकनेस होगी उतनी ही कम डिस्टेंस रे को ग्लास के अंदर ट्रेवल करनी पड़ेगी, तो उसके पाथ में जो चेंज आएगा उसका अमाउंट उतना ही ज्यादा कम होगा। सो दिस इज अ वेरी सिंपल रूल। एक बार मैं फिर इस रूल को रिपीट करूंगा स्टूडेंट्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बढ़ने पर क्या हो रहा है, पहले एक बार और इसको देख लेते हैं। देखिए ये अपना ग्लास स्लैब था, अगर हम इंसिडेंस एंगल को स्टूडेंट्स उतना ही रखते हैं I, लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N, जो भी ग्लास स्लैब का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसे अगर हम बढ़ा दें तो इस लाइट रे के पाथ में जो बेंडिंग आएगी वो बहुत ज्यादा हो जाएगी। देखिए इतनी ज्यादा हो गई सपोज कीजिए बेंडिंग, दिस इज द रिफ्रैक्शन एंगल। तो अब आप देख सकते हैं कि अगर आप यहां से एक नॉर्मल ड्रॉ करें तो ये रे कुछ इस तरीके से बाहर जाएगी, इमर्जेंस एंगल E। तो अब आप अगर अपनी इंसिडेंट रे को आगे की डायरेक्शन में ऐसे करके बढ़ाएंगे तो आप ये देख सकते हैं दैट द लेटरल डिस्प्लेसमेंट हैज इंक्रीज्ड। लेटरल डिस्प्लेसमेंट जो है वो बढ़ जाता है। अब सिमिलरली इसी केस को मैं एक स्मॉलर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ दिखाता हूं। अब आप देख सकते हैं कि यही स्लैब मैंने लिया स्टूडेंट्स, ये रहा स्लैब, और इंसिडेंस एंगल मैंने इतना ही रखा ऑलमोस्ट I, लेकिन मैंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को थोड़ा सा कम कर दिया, N' कर दिया, तो क्या होगा, जो रिफ्रैक्शन एंगल होगा वो थोड़ा लार्ज होगा। ये देखिए दिस इज द रिफ्रैक्शन एंगल। आप ये देख सकते हैं कि इस रिफ्रैक्शन एंगल और इस रिफ्रैक्शन एंगल, इस वाले रिफ्रैक्शन एंगल की वैल्यू लार्ज है, क्योंकि sin I अपॉन sin R ये किससे डिसाइड हो रहा है,
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिसाइड हो रहा है। तो साइन आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन आर को अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले तो साइन आई अपॉन एन। तो ये जो रिफ्रैक्शन एंगल है इसकी वैल्यू क्या है, लार्ज है, क्योंकि आप जानते हैं साइन आई अपॉन साइन आर ये क्वांटिटी जो है वो बेसिकली इस स्लैब के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर है। तो अगर आप साइन आर निकालना चाहेंगे तो क्या बन जाएगी वैल्यू, साइन आई अपॉन एन। तो इसका मतलब जितना कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आर की वैल्यू उतनी ही ज्यादा। तो अगर आप कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रखोगे तो ये आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, लार्ज हो जाएगी। अब आप देखिए स्टूडेंट्स क्या होगा, ये आपकी इमर्जेंट रे हो गई। अब आप देखिए इस रे को अगर आप आगे बढ़ाएंगे, ये देखिए इन दोनों के बीच में ये जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट है डी डैश, अब वो इतना ही आता है। तो इस वाले लेटरल डिस्प्लेसमेंट और इस वाले लेटरल डिस्प्लेसमेंट के बीच में डिफरेंस देखिए। तो ये बहुत ही एक सिंपल रूल है कि अगर हम इंसिडेंस एंगल को सेम रखते हुए स्लैब के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कम कर दें तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है, कम हो जाता है, क्योंकि रिफ्रैक्शन एंगल जो है वो थोड़ा लार्ज हो जाता है, यानी कि आई के क्लोज जाने लगता है। जितना कम गैप आई और आर के बीच में होगा उस गैप को कौन डिसाइड करता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिसाइड करता है। तो जितना कम गैप आई और आर के बीच में होगा उतना कम आपको लेटरल डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। जितना ज्यादा डिफरेंस आई और आर के बीच में होगा उतना ही ज्यादा आपको लेटरल डिस्प्लेसमेंट देखने को मिलेगा। सो इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया जो रिफ्रैक्शन होता है किसी भी रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब की वजह से। ये रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब जो है स्टूडेंट्स, उसमें 2 पॉइंट्स पे रिफ्रैक्शन होता है। एक तो तब जब रे जो है वो ग्लास स्लैब में एंटर करती है, और एक तब जब रे ग्लास स्लैब से एग्जिट करती है। और ये रिफ्रैक्शन 3 बातों के ऊपर डिपेंड करता है। इंसिडेंस एंगल, जिसको बढ़ाने पे जो आपका लेटरल डिस्प्लेसमेंट है स्टूडेंट्स वो बढ़ेगा। द सेकेंड वन इज द थिकनेस ऑफ द स्लैब, जितनी ज्यादा स्लैब की थिकनेस होगी उतना ही ज्यादा पाथ ट्रेवल करना पड़ेगा रे को स्लैब के अंदर, तो उतना ही ज्यादा लेटरल डिस्प्लेसमेंट आपको देखने को मिलेगा। द थर्ड थिंग वाज द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द स्लैब। जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप रखेंगे उतना ही कम आर की वैल्यू होगी, और आपकी इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड और जो इमर्जेंट रे है उनके बीच में जो परपेंडिकुलर गैप है वो और ज्यादा बढ़ेगा, यानी कि लेटरल डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा। आई होप you like this video, so subscribe our channel and push the notification button for latest updates. Thank you.